FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट उन लोगों को उजागर करती है जिन्हें देश के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाता है। न्याय होना ही चाहिए और जनता की मदद ही शायद उसे पाने की सबसे जरूरी कुंजी हो सकती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां समुदायों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहती है और इस बात पर जोर देती है कि चाहे इसमें कितना भी समय लगे, वे व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। नंबर 20, छाया में अपराधी छिपे हुए हैं जिन्हें कोई देख या पहचान नहीं सकता। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये अनजान लोग अपने अपराधों की श्रृंखला को अंजाम देते हुए जनता की नजरों से दूर रहते हैं। जो अपराध हमारे सामने, हमारी नाक के नीचे होते हैं, वही समाज में सनसनी मचा देते हैं। ऐसे अपराध जो मशहूर लोगों द्वारा किए जाते हैं, जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं करते कि वे संगठित अपराध का हिस्सा हो सकते हैं। निश्चित रूप से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि कनाडाई ओलंपिक स्नोबोर्डर रायन जेम्स वेडिंगटन का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वेडिंगटन का जन्म 1981 में थंडर बे, ओंटारियो में हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। जब वह सिर्फ 12 साल के थे, उनके पिता ने पूरे परिवार को थंडर बे से निकालकर ब्रिटिश कोलंबिया के कोकविटलम उपनगर में, जो ग्रेटर वैंकूवर क्षेत्र में है, ले गए। यहीं से उनकी स्नोबोर्डिंग करियर की शुरुआत हुई। सिर्फ 3 साल में वेडिंगटन ने अपनी पहली रेस जीत ली और कनाडाई राष्ट्रीय स्की टीम में जगह बना ली। 1999 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने पैरेलल जाइंट स्लालम इवेंट में हिस्सा लिया और कांस्य पदक जीता। 2 साल बाद उन्होंने प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वेडिंग ने 2002 के विंटर ओलंपिक्स में सॉल्ट लेक सिटी में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने टीम कनाडा के लिए पुरुषों के पैरेलल जाइंट स्लालम में प्रतिस्पर्धा की। वह 24वें स्थान पर रहे और इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक स्नोबोर्डिंग छोड़ दी। वेडिंग इसके बाद वैंकूवर वापस चले गए और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी लेने लगे और बाउंसर के रूप में काम करना शुरू किया। 2 साल पढ़ाई करने के बाद वेडिंग ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और रियल एस्टेट में सट्टेबाजी करना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपने रियल एस्टेट निवेश के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्होंने गांजा उगाने में हाथ आजमाना शुरू किया। वेडिंग ने 18 कैरेट फार्म के नाम से जानी जाने वाली एक प्रॉपर्टी पर 6800 पौधों वाला वेयरहाउस खरीदा, जिस पर 2006 में छापा मारा गया था। RCMP ने वहां न सिर्फ $1 करोड़ की कीमत की गांजा बरामद की, बल्कि एक आग्नेय अस्त्र और गोलियां भी मिली। लेकिन वेडिंग उस दिन वहां नहीं थे और जांचकर्ता उसके खिलाफ आधिकारिक रूप से आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सके, जिससे वो आजाद घूमता रहा। कथित तौर पर उसने अपने नशीले पदार्थों के कारोबार का विस्तार भी शुरू कर दिया और कहा जाता है कि वो रूसी और ईरानी तस्करों के साथ जुड़ गया था, जो नियंत्रित पदार्थों का कारोबार कर रहे थे। 2010 में वेडिंग को एक सरकारी एजेंट से नियंत्रित पदार्थ खरीदने की कोशिश करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही उसे रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उसने एक आपराधिक कारोबार की शुरुआत की। 2012 तक रायन वेडिंग को किंग पिन के तौर पर चिन्हित किया गया था। 2024 से RCMP ने FBI और कई अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन जाइंट स्लालम शुरू किया। उनका लक्ष्य वेडिंग नहीं था, बल्कि एक प्रमुख मैक्सिकन कार्टेल से जुड़ी आपराधिक संगठन था, जो मध्य और दक्षिण अमेरिका से बड़ी मात्रा में मेथाम्फेटामिन और अन्य नियंत्रित पदार्थों को संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से कनाडा और अन्य विदेशी देशों तक पहुंचा रहा था। ये संगठन पूरे अमेरिका में हत्या करवाने में भी शामिल रहा है। वेडिंग इस नेटवर्क का नेता था और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में अलग अलग आरोपों के तहत उसकी तलाश थी। अक्टूबर 2024 तक इस ऑपरेशन के तहत वेडिंग और 15 अन्य लोगों पर कई गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए थे। इस पूर्व स्नोबोर्डर पर उस पर नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप लगे थे। अपराधी नेटवर्क का नेतृत्व करने 3 हत्या के मामलों और 1 हत्या के प्रयास के मामले में आरोप लगे थे। वेडिंग पर आरोप है कि उसने विवाहित जोड़े जैक स्टार और हरबहान सिद्धू के साथ साथ मोहम्मद जफर की जान ली। चूंकि जांच चल रही थी, वेडिंग को रिहा कर दिया गया, जिससे वो मेक्सिको भाग गया, जहां वो मेक्सिको के सबसे बड़े कार्टेल सिनालोआ में एक उच्च पदाधिकारी बन गया। इस संगठन में वो कई उपनामों से जाना जाता था, जिसमें एल जेफे, जाइंट और पब्लिक एनिमी शामिल है। 6 मार्च 2025 को वेडिंग को FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया, जहां उसने एलेक्सिस फ्लोरेस की जगह ली। उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया, जो नवंबर के अंत तक बढ़ाकर $15 मिलियन कर दिया गया। वेडिंग को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किए जाने के लगभग 1 साल बाद ही उसके केस की स्थिति अचानक बदल गई। 22 जनवरी 2026 की रात को उसे मेक्सिको में पकड़ा गया। ऐसा कहा गया कि उसने खुद ही आत्मसमर्पण किया
लेकिन उसके वकील ने इस दावे को बाद में चुनौती दी, जो यह जोर देकर कहते हैं कि उसे जबरन पकड़ा गया था। वेडिंग ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया। नंबर 19। अपराध जगत में एल चापो इसिद्रो के नाम से मशहूर फाउस्तो इसिद्रो मेजा फ्लोरेस का जन्म 1982 में नोवा जुआरेज, सोनोरा, मेक्सिको में हुआ था। किशोर अवस्था के मध्य या आखिरी वर्षों तक आते आते इसिद्रो ने अपना आपराधिक करियर शुरू किया, जो कि जुआरेज कार्टेल से शुरू हुआ था, जो मेक्सिको का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठन था। शुरुआत में इस आपराधिक समूह ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन बाद में इसने अपने अपराधों का दायरा बढ़ाकर अपहरण, मानव तस्करी और जबरन वसूली जैसी कई गैर कानूनी गतिविधियों को भी शामिल कर लिया। जब इसिद्रो ने संगठन में प्रवेश किया तब यह अमादो कारिलो फुएंटेस के नेतृत्व में था। इस गिरोह के सरगना की 1977 में प्लास्टिक सर्जरी की कथित जटिलताओं के कारण मौत हो गई थी, जिसके कारण कई सदस्यों को संगठन छोड़ना पड़ा, जिनमें इसिद्रो भी शामिल था। उसे ज्यादा समय नहीं लगा कि वह एक और संगठन में शामिल हो गया, बेल्ट्रान लेवा कार्टेल, जिसका नेतृत्व बेल्ट्रान लेवा भाइयों द्वारा किया जाता था। यह आपराधिक समूह नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जिम्मेदार था और 2008 में दोनों कार्टेलों के बीच विभाजन और बाद में युद्ध से पहले सिनालोआ कार्टेल के साथ मिलकर काम करता था। बेल्ट्रान लेवा कार्टेल को भी सबसे शक्तिशाली समूहों में से एक माना जाता है। इसी कार्टेल में इसिद्रो सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुआ। उसे एक कुशल हिटमैन के रूप में वर्णित किया गया था, जो निडर, दुस्साहसी और बेहद चालाक था। दिसंबर 2009 में नेता आर्तुरो बेल्ट्रान लेवा की मेक्सिकन सेना की छापेमारी के बाद मृत्यु हो गई। फिर से कार्टेल के कई सदस्य समूह को छोड़कर एडगर वाल्देज विला विलारियल के साथ एक स्वतंत्र संगठन बना लिया। उस आपराधिक समूह को ला बारबेया के नाम से जाना गया। हालांकि इस बार इसिद्रो भाइयों के प्रति वफादार रहा और बाद में उसने विंसेंट फुएंटेस के साथ एक गठबंधन बनाया। 2010 तक विभिन्न कार्टेल अभी भी इलाके के लिए लड़ रहे थे, जिसमें सिनालोआ कार्टेल और बेल्ट्रान लेवा कार्टेल के बीच सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली। उसी जुलाई में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें टुबातामा, सोनोरा शहर में दोनों संगठनों के कई सदस्य घातक रूप से घायल हो गए। यह घटना उस इलाके में हुई जो मादक पदार्थों और इंसानों की तस्करी के लिए कुख्यात माना जाता है। कथित तौर पर इसिद्रो और उनके साथी सदस्य अर्नाल्डो डेल सिड बुएना ही सिनालोआ समूह के लोगों पर अचानक हमला करने वाले थे। घटनास्थल पर बाद में 11 गोलियों से क्षतिग्रस्त वाहन मिले, जिनमें से कुछ की खिड़कियों पर एक्स बना हुआ था, जो कथित तौर पर तस्करी संगठनों द्वारा दुश्मन के वाहनों और अपने वाहनों में फर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है। इसिद्रो ने आगे चलकर अपना खुद का गिरोह भी बनाया, जिसका नाम उन्होंने लॉस माजातलेकोस रखा और इसका आधार गुआसावे, लॉस मूचिस, माजातलान और नायारित में रखा। उसका आपराधिक कार्टेल विभिन्न नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मेथाम्फेटामाइन, गांजा और मॉर्फिन के व्युत्पन्न शामिल हैं। इस कार्टेल को बनाए रखते हुए इसिद्रो अब भी बेल्ट्रान लेवा कार्टेल के प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में काम करता है। वो हेक्टर बेल्ट्रान लेवा के दाहिने हाथ के रूप में काम करता था, जो अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर नेतृत्व करते थे। 28 अप्रैल 2010 को इसिद्रो का शासन लगभग खत्म हो गया था, जब उसका सामना चॉय के पहाड़ों में मैक्सिकन कानून प्रवर्तन से हुआ। हालांकि ये ऑपरेशन बुरी तरह से गलत हो गया, जिसमें दोनों सैनिक और कार्टेल के सदस्य घातक रूप से घायल हो गए। इसके बाद इसिद्रो भाग निकला। इन वर्षों में सरगना से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, लेकिन एल चापो इसिद्रो अब भी फरार है। 4 फरवरी 2025 को उसे FBI की 10 सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के नारकोटिक्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम द्वारा इस अपराधी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए $5 मिलियन तक का इनाम रखा गया है। उसे हथियारबंद और खतरनाक माना जाता है। साथ ही उसके विदेश भाग जाने की भी आशंका है और उसका वर्णन एक 42 वर्षीय पुरुष के रूप में किया गया है, जिसके बाल गहरे भूरे और आंखें भूरी हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है और वजन लगभग 160 पाउंड है। वो एक मैक्सिकन नागरिक है और माना जाता है कि वो मैक्सिको में रहता है। नंबर 18। कथित वेनेजुएलन गैंग लीडर जियोवानी विसेंटे मस्कारा सेरानो का जन्म माराकाइबो के सैन विसेंटे बस्ती में हुआ था। उन्होंने जोहान जोसे रोमरो के साथ मिलकर कथित तौर पर ट्रेन दे अरागुआ की स्थापना की, जो सबसे शक्तिशाली घरेलू आपराधिक और एकमात्र वेनेजुएलन गैंग मानी जाती है। इस संगठित अपराध समूह ने विदेशों में भी अपनी ताकत को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। ये एक सामान्य जेल गैंग से बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय खतरे में बदल गया है, जिसका दायरा बहुत व्यापक है। इस गैंग का नेतृत्व कथित तौर पर हेक्टर रुस्तन फोर्ट गुएरेरो फ्लोरेस कर रहे हैं, या नीन्यो गुएरेरो जैसा कि उन्हें कहा जाता है। हेक्टर, जो सह संस्थापक है, ने इस समूह का गठन गैंग द्वारा नियंत्रित
टोकोरॉन जेल में किया था। सेर्रानो की इस समूह में मुख्य भूमिका नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क और ट्रेन दे अरागुआ से जुड़े हत्याओं की निगरानी करना है, जो मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया में फैला हुआ है। ट्रेन दे अरागुआ एक विदेशी आतंकवादी संगठन है जो अमेरिकी वित्त विभाग के अनुसार पूरे पश्चिमी गोलार्ध में आतंक का अभियान चला रहा है। ये समूह नशीली दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी, अवैध व्यापार और जबरन वसूली में शामिल है। महिलाओं और बच्चों का शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल है। हालांकि वो खुद ये अपराध नहीं करता, सेर्रानो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि ये सब हो, जिससे वह इन अवैध हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड बन जाता है। सेर्रानो पर अंतरराष्ट्रीय वितरण साजिश, अंतरराष्ट्रीय वितरण, विदेशी आतंकवादी संगठन को सहायता देने के आरोप लगे हैं और एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सहायता देने और देने का प्रयास करने के आरोप लगे हैं। फ्लोरेस और रोमरो की तरह सेरानो भी कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में वांछित है और जुलाई 2024 से वांछित है, लेकिन जून 2025 तक उसे आधिकारिक रूप से FBI की 10 सबसे वांछित सूची में नशीले पदार्थों के आरोपों के लिए नहीं डाला गया था। शुरू में एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी तक पहुंचाने वाली जानकारी देने वाले को $3 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की थी, जो अब बढ़ाकर 5 मिलियन कर दिया गया है। यह वांछित भगोड़ा कई उपनामों से जाना जाता है और इसका जन्म 22 फरवरी 1988 को हुआ था। वह वेनेजुएला की नागरिकता रखता है और उसके बाल काले हैं और आंखें भूरी हैं। नंबर 17। 21 मई 2023 की शाम को स्टार्स बार एंड ग्रिल एक भयावह अपराध का स्थल बन गया। एक हत्या जिसमें 2 कर्मचारी मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उस रात वॉशिंगटन के एक व्यक्ति सैमुअल रामिरेज जूनियर ने एक आग्नेयास्त्र के साथ उस प्रतिष्ठान में प्रवेश किया। बार में एक सामान्य दौरे के रूप में शुरू हुई बात अचानक एक टकराव में बदल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक ग्राहक ने देखा कि रामिरेज एक आग्नेयास्त्र लेकर चल रहे थे और अनुचित व्यवहार कर रहे थे। ग्राहक ने तुरंत बार की कर्मचारियों केटी डंक और जेसिका होन को सूचना दी। दोनों ने हथियार और उसके व्यवहार को लेकर रामिरेज का सामना किया और वहां से स्थिति और बिगड़ गई। पार्किंग लॉट में टकराव रामिरेज के साथ एक शारीरिक झगड़े में बदल गया, जिन्होंने कथित तौर पर महिलाओं में से एक पर हमला किया। एक और ग्राहक जिसके पास भी एक बंदूक थी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और रामिरेज को जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर कई मिनट तक संघर्ष करने के बाद उसने कहा कि वह अब लड़ाई नहीं करेगा और ग्राहक ने उसे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा करते ही रामिरेज ने अपनी बंदूक निकाल ली और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों पर गोली चला दी। केटी और जेसिका की जान चली गई जब उन पर सीधे कई बार निशाना साधा गया। एक तीसरा शिकार, वह ग्राहक जिसने उसे रोकने की कोशिश की, उस पर 9 बार गोली चलाई गई, लेकिन वह केवल अपनी बांह में एक घाव के साथ बच गया। इस घटना के बाद रामिरेज वॉशिंगटन से भाग गया और अंत में एरिजोना के लेक हवासू सिटी में पहुंच गया। वहां से कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसकी तलाश में लग गई। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वह तिजुआना, मेक्सिको चला जाए, जहां वह 23 मई को पहुंचा। एक दिन बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया, जिसमें किंग काउंटी ने उस पर प्रथम श्रेणी हत्या, द्वितीय श्रेणी हत्या और प्रथम श्रेणी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। अगले 2 वर्षों तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। ऐसा लगता है कि रामिरेज छुप गया था, लेकिन फिर नवंबर 2025 में भगोड़े के खिलाफ एक संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उस पर अभियोजन से बचने के लिए अवैध रूप से भागने का आरोप लगाया गया। दिसंबर में FBI ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना या सुराग के लिए $25,000 का इनाम घोषित किया। 10 मार्च 2026 को सैमुअल रामिरेज जूनियर को FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया। एजेंसी ने इनाम बढ़ाकर $1 मिलियन कर दिया। फिर चमत्कारिक रूप से सूची में शामिल किए जाने के सिर्फ 1 घंटे और 13 मिनट बाद रामिरेज को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुलियाकान, सिनालोआ, मेक्सिको में पकड़ा गया और उन्होंने FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किसी कथित भगोड़े की सबसे कम समय में गिरफ्तारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 33 वर्षीय व्यक्ति तब से वॉशिंगटन पहुंच चुका है, जहां उस पर किंग काउंटी में हत्या के आरोपों का सामना करना है। यह गिरफ्तारी जेसिका और केटी डंक, जो पीड़ित थी, उनके परिवारों के लिए न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे परिवारों और पूरे समुदाय को सुकून मिल सकेगा। नंबर 16। ट्रेन दे अरागुआ वेनेजुएला की सबसे शक्तिशाली घरेलू आपराधिक संगठन ने हाल के वर्षों में कोलंबिया, पेरू और चिली तक अपनी पहुंच सफलतापूर्वक बढ़ा ली है। इस गिरोह ने स्थानीय आपराधिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है और कई देशों में अधिकारियों का काफी ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि ये संगठित अपराध समूह अकेले काम नहीं कर रहा है। कुछ गैर आधिकारिक सहयोगी उन्हें जरूरी जानकारी दे रहे हैं, जिससे उनकी अवैध गतिविधियां जारी रह सके और गिरोह फलता फूलता रहे। ट्रेन दे अरागुआ को गिराने के लिए नए प्रयासों के जरिए
अधिकारियों ने कई ऐसे लोगों का पता लगाया है जो आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, और भले ही उन्हें सदस्य नहीं कहा गया है, लेकिन वे भगोड़ों को मदद कर रहे हैं। कई व्यक्तियों के नाम संदिग्धों की सूची में जोड़ दिए गए हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें पकड़ने और अवैध गतिविधियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है एनिबल एलेक्जेंडर कैनेलॉन अगुइरे, 49 वर्षीय व्यक्ति जिन पर ट्रेन दे अरागुआ से जुड़े एटीएम जैकपॉटिंग योजना का नेतृत्व करने का आरोप है। एटीएम जैकपॉटिंग एक गंभीर और जटिल साइबर फिजिकल अपराध है जिसका उद्देश्य एटीएम के माध्यम से फिजिकल और सॉफ्टवेयर कमजोरियों का फायदा उठाना होता है। इस आपराधिक कृत्य के परिणाम स्वरूप एटीएम अधिक नगद निकाल देता है, जिससे अपराधी मशीन की नगद राशि चुरा सकते हैं जो पीड़ित के खाते की शेष राशि से जुड़ी नहीं होती। चोर जो पकड़े नहीं जाते वे मशीन में मौजूद सारी नकदी लेकर आसानी से निकल सकते हैं। अगुइरे पर आरोप है कि उन्होंने इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंजाम दिया है। उसने अपने लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा ताकि वे कई वित्तीय संस्थानों से करोड़ों डॉलर चुरा सके। इस गतिविधि से जुटाई गई रकम वेनेजुएला के गिरोह को दी जाती थी, जिसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। FBI के अनुसार अगुइरे और अन्य लोगों ने जनवरी 2024 से इस जैकपॉटिंग योजना को अंजाम दिया है, जिसमें मशीनों पर मेलवेयर इंस्टॉल कर अवैध रूप से नकद निकासी करवाई जाती थी। फिर उस नकदी को एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए भेजा जाता है और वह जल्दी ही गिरोह के वित्तीय समर्थकों तक पहुंच जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगुइरे को प्रोमेथियस या इंजीनियर का उपनाम दिया गया है। इस भगोड़े के लिए दिसंबर 2025 में एक संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसे इस साल 12 मार्च को FBI की 10 सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया गया। अमेरिका से करोड़ों की लूट के लिए एटीएम जैकपॉटिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नेतृत्व करने के आरोप में, और FBI ने पहली बार फरवरी में इन घोटालों में बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट जारी किया था। सिर्फ 2025 में ही 700 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें $2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। अगुइरे तो सिर्फ 93 ट्रेन दे अरागुआ सदस्यों, समर्थकों और नेताओं में से एक हैं, जिनके खिलाफ न्याय विभाग ने आरोप तय किए हैं। खास तौर पर एटीएम जैकपॉटिंग से जुड़े मामलों में इस एटीएम स्कैमर को हथियारबंद और खतरनाक माना जाता है, और FBI उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए $1 मिलियन का इनाम दे रही है। अगुइरे को एक वेनेजुएला में जन्मे व्यक्ति के रूप में बताया गया है, जिनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है और वजन लगभग 190 पाउंड है। उनके बाल काले और सफेद है और किसी भी जानकारी को सीधे FBI को दिया जाना चाहिए। नंबर 15, आर्मिन मोइनी, एक स्वीडिश नागरिक का जन्म जून 1991 में हुआ था। उनकी पृष्ठभूमि और परवरिश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। मोइनी, जिन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नैरो कहा जाता है, को नैरो नेटवर्क नामक एक बड़े आपराधिक संगठन के मुख्य व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है। ये आपराधिक संगठन बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसमें नशीली दवाओं की भारी बिक्री, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन शामिल हैं, जो पूरे यूरोप में चल रहे हैं। मोइनी की संगठित अपराध में भूमिका ने यह उजागर किया है कि आधुनिक आपराधिक नेटवर्क कितने बड़े और परिष्कृत हो गए हैं। उनका मामला न केवल एक व्यक्ति के गंभीर अपराधों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां वैश्विक नशीली दवाओं के व्यापार और वित्तीय अपराध से लड़ती हैं, तो उन्हें कितनी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब 34 वर्षीय मोइनी को इस साल 23 मार्च को यूरोप के सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन पुलिस कई वर्षों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। मोइनी की तलाश 6 साल पहले 2020 की गर्मियों तक जाती है, जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने स्टॉकहोम में एक दिखने में साधारण एक्सचेंज ऑफिस पर छापा मारा था। लेकिन इसी अंडरकवर ऑफिस में वर्ल्ड एक्सचेंज के जरिए सैकड़ों मिलियन की नशीली दवाओं की कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। 16 आपराधिक नेटवर्क, जिनमें वार्बी भी शामिल था, इसमें शामिल थे और कुल मिलाकर कम से कम 220 मिलियन क्रोनर की रकम थी, और इस सब के पीछे मोइनी ही था। नेरो नेटवर्क का संदिग्ध नेता, एक कथित सरगना, गिरफ्तारी से बच निकला है और अब माना जा रहा है कि वह स्वीडन के बाहर काम कर रहा है। मोइनी के मामले में मुख्य जांचकर्ता मैग्नस सोडरलुंड के अनुसार सिर्फ 1.5 साल में भगोड़े के खाते में 88 मिलियन क्रोनर का लेन देन हुआ है। अपराधी संगठन को यूरोप आधारित एक विशेष एन्क्रिप्टेड संचार नेटवर्क और सेवा प्रदाता, जिसे एनक्रोचैट के नाम से जाना जाता है,
से जुड़ी जांचों के माध्यम से प्रसिद्धि मिली। एनक्रोचैट का इस्तेमाल सिर्फ नीरो ने ही नहीं किया था, बल्कि कई संगठित अपराध समूहों ने भी इस सिस्टम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया था। इसे संगठित अपराध की लिंक्डइन कहा जाता है और ये अपराधियों को संशोधित एंड्रॉइड फोन उपलब्ध कराती थी, जिनमें सुरक्षित मैसेजिंग, VoIP और यहाँ तक कि एक आपात स्थिति में डेटा मिटाने का विकल्प भी था। 2020 में ऑपरेशन एम्मा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस नेटवर्क में घुसपैठ करने और इसे खत्म करने में सफल रहीं। लाखों संदेशों तक पहुंचने के बाद 6,500 से अधिक गिरफ्तारियां की गई। अधिकारियों ने 900 मिलियन यूरो नकद, मादक पदार्थ और हथियार जब्त किए। इन संदेशों के माध्यम से मोइनी की पहचान नीरो के रूप में हुई। यह आरोप लगाया गया कि वह नेता और समन्वयक के रूप में काम करता था, जो मादक पदार्थों के लेन देन की निगरानी करता था और इसमें शामिल वित्तीय लेन देन को सुनिश्चित करता था। कहा जाता है कि उसकी आपराधिक संगठन ने मादक पदार्थ नीदरलैंड से हासिल किए थे। इस वांछित भगोड़े पर मादक और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी, हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की अवैध तस्करी और अपराध से प्राप्त धन को वैध बनाने के आरोप हैं। मोइनी, जिसे नीरो के नाम से जाना जाता है, कई देशों से जुड़ा हुआ है और उसका स्पेन और दुबई से गहरा संबंध है। उसे हथियारबंद और खतरनाक माना जाता है। वो अंग्रेजी और स्वीडिश दोनों बोलता है। उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है और उसकी आंखें और बाल दोनों भूरे रंग के हैं। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ भी हो सकती है। भगोड़े की तस्वीर 2018 के पासपोर्ट से ली गई थी और तब से उसकी शक्ल सूरत में शायद बदलाव आ गया हो। नंबर 14, अलेक्जेंडर कुक्सोव, सेमियोन कुक्सोव के छोटे भाई, जिनकी हाल ही में माल्टा की नागरिकता रद्द कर दी गई थी क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन ऑपरेशन में शामिल होने का दोषी पाया गया था। उन्हें मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया गया है। अलेक्जेंडर एक रूसी व्यक्ति को इसी साल 16 फरवरी को यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में उनके बड़े भाई के समान अपराध के लिए शामिल किया गया था, एक आपराधिक नेटवर्क के लिए बड़े पैमाने पर धन शोधन। 23 वर्षीय अलेक्जेंडर के पास कथित तौर पर माल्टा का गोल्डन पासपोर्ट है, जो एक ऐसी नागरिकता है जिसे यूरोपीय संघ के बाहर के अमीर विदेशी खरीदते हैं। ऐसा पासपोर्ट धारक को सभी यूरोपीय संघ सदस्य देशों में स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और यात्रा करने की अनुमति देता है। 2025 में यूरोपीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह से नागरिकता बेचना अवैध है। फिर भी अलेक्जेंडर के पास अब भी 27 देशों में जाने का गोल्डन टिकट है। एनसीए ने आरोप लगाया है कि ये युवा भगोड़ा एक संगठित अपराध गिरोह में शामिल था और उसने यूके के जरिए कई मिलियन पाउंड की अवैध नकदी को यूके के जरिए इधर उधर पहुंचाने में भाग लिया। ऐसा माना जाता है कि यह घटना 2022 में हुई थी, जब अलेक्जेंडर सिर्फ 19 साल का था। उसी साल अधिकारियों ने उस बड़े अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसे नगद और क्रिप्टो करेंसी दोनों में लेन देन करते हुए पाया गया था। ये छापा नेशनल क्राइम एजेंसी द्वारा संचालित ऑपरेशन डिस्टेबलाइज के जरिए संभव हो पाया। 3 वर्षों के दौरान इसने एक बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया है, जिससे अलेक्जेंडर सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इस रैकेट का संबंध दक्षिण अमेरिका के कार्टेल्स, किनाहन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप और यहाँ तक कि रूसी जासूसी से भी जुड़ा हुआ है। फ्रांस, फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE की कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस रैकेट की जांच के लिए एनसीए के साथ मिलकर काम कर रही है। ऑपरेशन के 3 साल बाद अधिकारियों ने अब तक की जांच के नतीजे उजागर किए। रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन डिस्टेबलाइज के तहत इस रैकेट से जुड़े होने के कारण अब तक 84 लोगों तक को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 71 लोगों को यूके में गिरफ्तार किया गया। 6 व्यक्ति, प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए। 700 मिलियन पाउंड की नशीली दवाओं की बिक्री में से 20 मिलियन पाउंड जब्त किए गए। इस परियोजना ने दिखाया कि आपराधिक संगठन आधुनिक वित्तीय प्रणाली, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है, का कैसे दुरुपयोग करते हैं, जिससे वे अवैध धन के स्रोत को छुपा सकते हैं। अलेक्जेंडर और उनके भाई दोनों को अवैध नकदी ले जाने के लिए कुरियरों के समन्वय के पीछे इन्हीं का हाथ माना जाता है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इसे अन्य रूपों में जैसे क्रिप्टो में बदलने में मदद की, जिससे इसे ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया। सेमियोन की गिरफ्तारी और बाद में जेल जाने के बाद आखिरकार अलेक्जेंडर के पास इस अवैध ऑपरेशन को जारी रखने की जिम्मेदारी आ गई। जब उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला गया था, उस समय भगोड़े की लंबाई 6 फीट 6 इंच थी और उसका शरीर मजबूत था। उसके बाल सुनहरे हैं जो छोटे कट में रखे गए हैं और उसकी त्वचा का रंग हल्का है। अलेक्जेंडर कुक्सो का ठिकाना इस समय अज्ञात है। ऐसा लगता है कि उसका गोल्डन पासपोर्ट अब भी वैध है, हालांकि उस पर कड़ी जांच हुई है और उसकी नागरिकता अभी तक रद्द नहीं की गई है, लेकिन उसकी यात्रा योजनाएं कुछ हद तक सीमित हो गई हैं। नंबर 13, पूर्व स्वीडिश रैपर जो ट्यूनीशियाई मूल के थे
और जिनका स्टेज नाम मोगली था, उनका जन्म 24 अप्रैल 1998 को अपलैंड्स ब्रो, स्टॉकहोम काउंटी में हुआ था। उनका नाम जंगल बुक के किरदार मोगली से लिया गया है। उनके दोस्तों ने उन्हें यह उपनाम दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उस किरदार से मिलते जुलते हैं। इस रैपर ने 2020 में प्रॉब्लम सिंगल के साथ एक और स्वीडिश रैपर 50 के साथ डेब्यू किया था। गाने की रिलीज के साथ ही उन्होंने एक हिप हॉप कलेक्टिव भी बनाया जिसे लेविट लेक एयर म्यूजिक कहा जाता है। संगीत में उनका करियर 2021 तक अच्छा चलता दिख रहा था, जब दोनों व्यक्तियों को गंभीर मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और सजा सुनाई गई। मोगली, जिनका जन्म नाम मोहम्मद राशिद मोदी है, को 1 साल 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने अपील की और बाद में बरी हो गए। 50, जिनका जन्म नाम रामोन एफ्राइम गिडे है, को 2 साल और 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2022 तक मोहम्मद ने अपना म्यूजिक करियर खत्म कर दिया था और अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, म्यूजिक मजेदार है लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने म्यूजिक करियर के बाद मोहम्मद ने एक ज्यादा आपराधिक रास्ता अपना लिया और उन्हें स्वीडिश गैंग अपराधी के रूप में पहचाना गया, जिनका कई गंभीर संगठित अपराधों से संबंध था। यह पाया गया कि वह ब्रिज नेटवर्क नामक आपराधिक संगठन के नेताओं में से एक हैं, जो फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का करीबी सहयोगी है, जो स्वीडन में स्थित एक कुख्यात अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन है। फॉक्सट्रॉट का संबंध प्रमुख मादक पदार्थ तस्करी अपराध समूहों से है। वे हथियारों की तस्करी में भी शामिल हैं और उत्तरी यूरोप में हिंसक अपराधों में वृद्धि के लिए एक प्रमुख योगदान करता रहे हैं, जिसमें सुपारी लेकर हत्या और हमले शामिल हैं। ब्रिज नेटवर्क अपलैंड्स ब्रो में स्थित है और ये बहुत लंबे समय से मौजूद है। हाल के वर्षों में इसका नेतृत्व एक युवा पीढ़ी ने संभाल ली है। ये गैंग नशीली दवाओं और हथियारों से जुड़े अपराधों से जुड़ा हुआ है और मोहम्मद और उसका अपराधी गिरोह रावा माजिद या कुर्दिश फॉक्स के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। ब्रिज नेटवर्क रावा माजिद की ओर से हाई प्रोफाइल हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। हिंसक अपराधों में सुपारी लेकर हत्या करना और नशीली दवाओं का कारोबार करना शामिल है। मोहम्मद के भाई यासीन भी इस आपराधिक गिरोह का हिस्सा है और वर्तमान में हत्या के आरोपों में हिरासत में है। अधिकारियों ने इस गिरोह के कई सदस्यों की पहचान की है, जिनमें से कुछ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहम्मद ब्रिज नेटवर्क के पदानुक्रम के मध्य स्तर पर माना जाता है, हालांकि इस समूह में उसकी सही भूमिका ज्ञात नहीं है। उसे इस साल 12 मार्च को यूरोपीय संघ के सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में जोड़ा गया था। उस पर मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी, हत्या, गंभीर शारीरिक नुकसान के आरोप है, हत्या करने की तैयारी, हत्या की साजिश और अत्यंत गंभीर मादक पदार्थों के अपराध। मोहम्मद राशिद मोदी 27 साल के हैं। वो स्वीडिश नागरिकता रखते हैं और केवल स्वीडिश भाषा बोलते हैं। उनकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है और उनकी आंखें भूरी तथा बाल काले हैं। उनके दोनों बाजुओं पर जन्म चिन्ह है और उन्हें हथियारबंद और खतरनाक माना जाता है। नंबर 12, रिचर्ड जेम्स शुलर एक अमेरिकी व्यक्ति है जिन्हें ज्यादातर लोग रिचर्ड हार्ट के नाम से जानते हैं। ये नाम क्रिप्टो करेंसी उपयोगकर्ताओं को जाना पहचाना लग सकता है। शूलर हेक्स के विवादास्पद संस्थापक है, जो एक इथेरियम आधारित क्रिप्टो करेंसी है। ये खुद को एक उच्च रिटर्न देने वाली सीडी के रूप में प्रचारित करता है और उपयोगकर्ताओं को अपने टोकन को स्टेक करके रिटर्न कमाने की अनुमति देता है, और ये माइनर्स या वैलिडेटर्स को कोई इनाम नहीं देता। शूलर की क्रिप्टो परियोजना ने बड़े स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का वादा किया था, लेकिन इससे जुड़े धोखाधड़ी के कारण इसे गंभीर जांच का भी सामना करना पड़ा है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अनुसार शूलर हेक्स का उपयोग करके अपंजीकृत प्रतिभूतियां पेश करने और धोखाधड़ी करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण इस मुद्रा के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आई है। सिर्फ एक हफ्ते में टोकन की वैल्यू 30% गिरकर 0.0039 हो गई। दिसंबर 2024 में इंटरपोल ने फिनलैंड की ओर से हेक्स के संस्थापक की तलाश में रेड नोटिस जारी किया, जिससे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई। 9 फरवरी 2026 को शूलर को यूरोप के सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में जोड़ा जाएगा और उन्हें फिनलैंड द्वारा वांछित बताया गया है। उस पर धोखाधड़ी के आरोप है, जिनमें यूरोपीय समुदायों के वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाला धोखाधड़ी भी शामिल है। इसके अलावा शूलर टैक्स चोरी भी कर रहा है और कराधान से संबंधित एक वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है। उसने कई वर्षों के लिए व्यापार कर रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं और उसने पहले से भरे गए व्यक्तिगत कर फॉर्म पर अपनी आय की जानकारी पूरी नहीं की है। उसने जितना टैक्स बचाया है उसकी कुल राशि सैकड़ों मिलियन यूरो तक पहुंचती है। डेली प्लैनेट डेली के अनुसार फिनलैंड पुलिस ने तब से हेक्स के संस्थापक से लगभग $3 मिलियन की कीमत की लग्जरी घड़ियां जब्त कर ली है। कथित तौर पर भगोड़े ने हेक्स से मिली आय में से $12 मिलियन से भी ज्यादा की रकम लग्जरी सामानों पर खर्च की है, जिसमें घड़ियां, स्पोर्ट्स कारें और 5 कैरेट का हीरे की अंगूठी शामिल है। उन्हें तब से वीडियो में लुई विटो के केस दिखाते हुए देखा गया है
जिनमें दर्जनों घड़ियां रखी होती है, जिनकी कीमत उन्होंने 9 मिलियन यूरो तक बताई है। शूलर ने न सिर्फ धोखाधड़ी की है और टैक्स चोरी की है, बल्कि उन पर एक किशोर पर हमला करने का भी आरोप है, जिसके लिए वे वांछित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूलर ने पीड़ित को बालों से पकड़ लिया और कई बार मारा। दिसंबर 2024 के अंत में शूलर ने एक्स पर एक रहस्यमय संदेश पोस्ट किया, जिसमें इशारा किया गया कि वह वांछित व्यक्ति हैं। उन्होंने लिखा, अपनी पूरी जिंदगी मैं भविष्य के लिए तैयारी करता रहा हूँ, उसकी कल्पना करता रहा हूँ, उसे बनाता रहा हूँ। मैं पहले कभी इतना सुरक्षित नहीं था और मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। उन्होंने आगे कहा, वांछित होना एक सुखद एहसास है। जिस विचार का समय आ गया हो उसे कोई नहीं रोक सकता। रिचर्ड जेम्स शूलर रिचर्ड हार्ट के नाम से भी काम कर सकते हैं। वह अमेरिकी नागरिकता रखते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। अब उनकी उम्र 46 साल है और उन पर फिनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में आरोप लगे हैं। नंबर 11। अगस्त 2014 में 31 वर्षीय वू केविन ह्यू उनके 28 वर्षीय भाई वियेत और एक तीसरे अज्ञात व्यक्ति को फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में अगवा कर लिया गया था। पहचान छुपाने वाले मास्क के पीछे त्रुंग डुकलू था, जिसे तीनों आदमी जानते थे। कथित तौर पर वे उसके $3 लाख के कर्जदार थे, जो किसी अज्ञात नशीले पदार्थ के लिए था। कहा जाता है कि लू ने उन लोगों का अपहरण किया और उन्हें यातनापूर्ण हालात में रखा। केविन और वियेट को फिर शुकिल नदी तक ले जाया गया, जहां उन्हें घातक रूप से घायल किया गया, सीमेंट से बांध दिया गया और नदी में छोड़ दिया गया। तीसरा आदमी हमले से बच गया और भाग निकला। अपहरण और हत्या के आरोप में लियू 2019 में उसके खिलाफ एक संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और 2026 में FBI की 10 सबसे वांछित भगोड़ों की सूची में 539वां नाम जुड़ गया, जिसमें अपहरण की साजिश और अपहरण के 3 मामलों के आरोप शामिल है। उन पर अन्य गंभीर अपराधों का भी आरोप है, जिनमें रैकेटियरिंग में सहायता के लिए अंतरराज्यीय यात्रा शामिल है, जबरन वसूली के माध्यम से उधारी वसूलने और उसका विस्तार करने की साजिश, जबरन वसूली के माध्यम से उधारी वसूलने, गांजा वितरित करने की साजिश और सहायता एवं उकसाने के आरोप। माना जाता है कि वह BT के स्ट्रीट गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसे कैनाल बॉयज के नाम से भी जाना जाता है। लू का जन्म वियतनाम में हुआ था और वह किशोरावस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। उनका न्यूयॉर्क सिटी से गहरा संबंध है, जहां वह कभी क्वींसबोरो में रहते थे। फिलाडेल्फिया में FBI के प्रभारी विशेष एजेंट वेन ए जेकब्स ने कहा कि एजेंसी लियू को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एजेंसी और उसके साझेदार उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे, चाहे वो कितनी भी देर तक या कहीं भी छिपने की कोशिश करे। FBI उसका पीछा करती रहेगी जब तक कि उसे हिरासत में लेकर दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। लू वियतनामी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलते हैं। उनके शरीर पर कई टैटू हैं, जिनमें उनकी पीठ के बीचों बीच एक ड्रैगन और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में एशियन प्राइड लिखा हुआ है। उनकी बाईं छाती की मांसपेशी पर एक अज्ञात टैटू है और दोनों ऊपरी बाजुओं पर भी भारी टैटू बने हुए हैं। उनकी बाजुओं पर एक ड्रैगन, पंजे की डिजाइन और एक बाघ का टैटू है। उनके बारे में जारी वांटेड पोस्टर के अनुसार उनका जन्म 1 अक्टूबर 1980 को हुआ था, जिससे उनकी उम्र 45 साल है। उनकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है और वजन 140 पाउंड है। उनके बाल काले हैं और आंखें भूरी है और वे वियतनामी नागरिकता रखते हैं। एजेंसी ऐसी जानकारी देने वाले को $1 मिलियन का इनाम दे रही है, जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सके। FBI इस सूची में शामिल किसी भी भगोड़े के बारे में कोई भी जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध कर रही है कि वे अपने स्थानीय FBI कार्यालय या निकटतम अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें। जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति FBI को 1-800 कॉल FBI या 1-800-225-5324 पर कॉल कर सकता है। गुमनाम सूचनाएं भी ऑनलाइन tips.fbi.gov पर भेजे जा सकते हैं। नंबर 10। डैनियला निकोलियाक ऐसी इंसान नहीं थी जो बिना बताए कहीं चली जाए कि वो कहाँ जा रही है। तो जब परिवार और दोस्त उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। विस्तृत खोज के बावजूद 62 वर्षीय महिला अब तक नहीं मिली है। डेनियला को आखिरी बार 12 मार्च 2026 को देखा गया था। उस सुबह वह थंडर बे के सेंट पैट्रिक स्क्वायर इलाके में अपने घर से निकली थी। ऐसा लगता है कि वह टहलने जा रही थी। जब वह घर नहीं लौटी तो उनके परिवार को चिंता होने लगी और उसी दिन जब वह गायब हुई उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि डैनियला शायद अपनी मां से मिलने गई होंगी, जो लेक शोर ड्राइव के 600 नंबर वाले हिस्से में रहती थी। यह दूरी कार से तो बहुत कम थी, लेकिन पैदल चलने में काफी लंबा रास्ता था। पुलिस ने उन रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जिनसे डैनियला गई हो सकती थी और उन्हें उसी दिन सुबह 9:30 बजे एल्गोमा स्ट्रीट पर उनकी तस्वीरें मिली जिस दिन वो गायब हुई थी। फुटेज जांच में एक अहम सुराग थी, लेकिन इसने जांचकर्ताओं के सामने कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ दिए। डैनियला को अकेले चलते हुए देखा गया
और बताया गया कि वो तेज कदमों से चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी खास जगह की ओर जा रही थी। यह जगह उनके घर से 3.5 किलोमीटर दूर थी। हालांकि वहां तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगा ये अभी तक सामने नहीं आया है। इस देखे जाने से ये पुष्टि हुई कि वह पैदल ही निकली थी। हालांकि फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके बाद किसी वाहन ने उन्हें साथ ले लिया हो। वीडियो फुटेज से यह भी पुष्टि हुई कि डैनियला अपनी गुमशुदगी के समय क्या पहने हुए थी। पुलिस के अनुसार पूर्व लेकहेड मनोरोग अस्पताल से लेकर सेंटेनियल पार्क तक व्यापक खोजबीन की गई थी। खोज अभियान में ड्रोन, K9 टीमों और स्नो मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही OPP आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने कहा कि यह इलाका हवा से खंगालना आसान था, लेकिन अगर कोई झाड़ियों में छुपा हो तो उसे ढूंढना मुश्किल होता। डैनियला को घर पर रहने वाली बताया गया था और वह लंबी सैर पर जाने के लिए जानी नहीं जाती थी। उनका कोई नियमित चलने का रास्ता नहीं था, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि वह कहाँ जा रही होंगी। जब वह घर से निकली तो उन्होंने अपने सभी निजी सामान पीछे छोड़ दिए, जिनमें उनका फोन, पैसे और कार की चाबियां भी शामिल थीं। उनका गायब होना बिल्कुल असामान्य था। वह अपने परिवार के बहुत करीब थी, जिसमें उनकी माँ, पति, बच्चे और पोते पोतियां शामिल हैं। गायब होने से कुछ समय पहले ही वह अपनी पोतियों के साथ स्कीइंग ट्रिप पर गई थी। उन्हें एक स्वास्थ्य समस्या है जिसके लिए नियमित दवा लेनी पड़ती है और उनके गायब होने के समय उनके पास ये दवा नहीं थी। ठंडा मौसम भी उनके परिवार के लिए चिंता का कारण था। पुलिस ने इलाके में मौजूद सभी लोगों से सतर्क रहने और डैनियला या उनके पहने हुए किसी भी कपड़े पर नजर रखने की अपील की है। संभव है कि जैसे जैसे मौसम गर्म हुआ, डैनियला ने कुछ सामान फेंक दिया हो। पुलिस ने लोगों से अपने घर की सुरक्षा कैमरा और डैश कैम की फुटेज देखने की भी अपील की है, जिससे ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि डैनियला आखिरी बार कैमरे में दिखने के बाद कहाँ गई थी। डैनियला की लंबाई 5 फुट 4 इंच बताई गई है। उनकी कद काठी मध्यम है, बाल मध्यम लंबाई के और स्लेटी रंग के हैं, आंखें भूरी हैं और उनकी आवाज खुरदुरी लगती है। उन्हें आखिरी बार ग्रे ऊनी टोपी, सफेद फ्लीस जैकेट जो काले पफी जैकेट के नीचे थी, काली पैंट, ग्रे दस्ताने और सफेद सोल वाले भूरे और ग्रे रंग के बूट्स पहने हुए देखा गया था। डैनियला के मामले में किसी के पास कोई जानकारी हो तो वे थंडर बे पुलिस सेवा से 807 684 1200 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई डैनियला को देखता है तो उनसे 911 पर संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। नंबर 9। डाइट स्पेंसर अपने परिवार से मिलने के बाद घर लौटते समय बिना किसी सुराग के गायब हो गए। जब से उन्हें आखिरी बार देखा गया था उसके 2 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए बहुत कम सुराग मिले हैं। डाइट की उम्र उनके गायब होने के समय एस्कलांटे, यूटा में 69 साल थी। कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपने पति को एक विमान दुर्घटना में खो दिया था और वह अभी भी अकेले रहने की आदत डाल रही थी। 2026 की शुरुआत में एक और त्रासदी घटी और डाइट को एक और अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ा। दुर्भाग्यवश वह वहां कभी नहीं पहुंच पाई। यात्रा के दौरान वह वर्नल में गलती से अपनी कार बाहर से लॉक कर बैठी। उनके दामाद उनसे मिलने आए और उन्होंने फिर से सड़क पर निकलने में उनकी मदद की। उन्होंने तय किया कि वह अपने दामाद और बेटी के साथ कोलोराडो की सीमा के पार रेंजली में कुछ दिन बिताएंगी। जब डाइट चली गई तो उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने घर वापस लौट रही होंगी। कई दिन बाद जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो तो उल्टी दिशा में चली गई थी। उनके दामाद शॉन के अनुसार उन्होंने डाइट से उनके जाने के कुछ दिन बाद फोन पर बात की थी। उसी समय उन्हें पता चला कि वह घर वापस नहीं पहुंची थी। डाइट का फोन कॉल खत्म होने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही बंद हो गया था। डाइट के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 30 जनवरी को एक सिल्वर अलर्ट और देश भर में तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस उसके फोन का इस्तेमाल उसकी आखिरी कॉल के बाद उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए नहीं कर सकी, लेकिन वे उसके कार्ड पेमेंट्स को ट्रेस कर सकते थे क्योंकि उसने पेट्रोल और किराने का सामान खरीदने के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया था। उसे आखिरी बार 26 जनवरी को पुष्ट रूप से देखा गया था जब वह यूटा के प्राइस इलाके के एक वॉलमार्ट में थी। पुलिस ने स्टोर से सीसीटीवी तस्वीरें जारी की जिनमें डाइटे को अकेले खरीदारी करते हुए दिखाया गया था। आखिरी बार उसके कार्ड का इस्तेमाल ईंधन खरीदने के लिए कोलोराडो के ग्रैंड जंक्शन इलाके में किया गया था। इसका मतलब था कि प्राइस पहुंचने के लिए वो शायद अपने घर एस्कलांटे लौटने वाले रास्ते पर ही निकली होगी, लेकिन फिर हाईवे पर आगे बढ़ने के बजाय उत्तर की ओर घूम गई होगी। शुरुआत में उसके परिवार को शक था कि वो कहीं फंसी हुई है। उन्हें चिंता थी कि उसकी कार कहीं बर्फ के ढेर या ऐसी ही किसी जगह पर फंस गई है और उसे मदद की जरूरत है। आखिरी बार डीड्स को देखे जाने के 1 महीने से भी ज्यादा समय बाद उसकी कार कार्बन काउंटी के एक दूर दराज इलाके में मिली। एक यूटिलिटी कंपनी के कर्मचारी इलाके में कुएं चेक कर रहे थे जब उन्होंने वो छोड़ी हुई कारी देखी। शुरुआत में डीड्स के परिवार को लगा कि उनकी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। कार मिलने से पहले कार्बन काउंटी खोज टीम के रडार पर नहीं था, लेकिन अब सारा ध्यान उसी इलाके पर केंद्रित कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि डीएट्स अपनी गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, लेकिन फिर भी वह कहीं नहीं मिली। उनके परिवार के अनुसार
उनकी गुमशुदगी को समझाने वाली कोई ज्ञात स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है। शॉन ने मीडिया को बताया कि जब उन्हें पता चला कि वह सीधे घर नहीं गई तो वह इस फैसले के बारे में उससे पूछताछ करना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि वह बस रास्ता भटक गई थी या वह खाली घर वापस नहीं जाना चाहती थी। संभव है कि डिएट्स ने घर लौटने के लिए लंबा रास्ता चुना हो और रास्ते में कहीं वह रास्ता भटक गई हो। पुलिस अब भी उस बारे में कोई भी जानकारी मांग रही है कि डाइट को आखिरी बार देखे जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। डीट्स की लंबाई 5 फुट 2 इंच बताई गई है। उनके बाल सफेद हैं और आंखें हरी हैं। उन्हें आखिरी बार एक सफेद 2010 की ब्यूइक लिसेबर चलाते हुए देखा गया था, जिस पर यूटा की नंबर प्लेट थी, जिसे बाद में ढूंढ लिया गया है। अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो वे गारफील्ड काउंटी शेरिफ्स ऑफिस से 43556626768 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 8। पवन गरे ने अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू ही किया था जब मार्च 2026 में वे बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। उन्होंने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा कि वे कहां जा रहे थे या उनके साथ क्या हुआ। पवन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन से पीएचडी ग्रेजुएट हुए थे और अपनी गुमशुदगी के समय भी लिंकन में ही रह रहे थे। वह मूल रूप से नेपाल से थे और उनका परिवार अभी भी वही रहता है। उन्होंने कई साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बिताए थे और विश्वविद्यालय में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। फरवरी 2025 में भौतिकी और एम्बेडेड न्यूरल नेटवर्क्स पर उनकी थीसिस जर्नल न्यूरो कंप्यूटिंग में प्रकाशित हुई थी। 1 महीने बाद उन्होंने अपनी थीसिस का बचाव किया और उन्हें पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। लिंक्डइन पर एक पोस्ट के अनुसार ये एक अध्याय का अंत था, लेकिन एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत थी जिसमें उनके लिए कई संभावनाएं खुल रही थी। तब से पवन ने विश्वविद्यालय में अपना शोध जारी रखा और अपने सलाहकार के संपर्क में बने रहे। 16 मार्च 2026 को पवन की अपने सलाहकार के साथ एक बैठक होनी थी। जब वो बैठक में नहीं पहुंचे तो उनके सलाहकार को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है। जल्द ही पवन के प्रियजनों को एहसास हो गया कि कई दिनों से किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली थी और उन्हें 2 हफ्तों से ज्यादा समय से किसी ने देखा भी नहीं था। अमेरिका में उनके दोस्तों ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नेपाल में उनके परिवार ने वहां स्थित अमेरिकी दूतावास से संपर्क किया, जिससे ये जांच एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बन गई। आखिरी बार पवन को 1 मार्च को व्यक्तिगत रूप से देखा गया था। उन्होंने नेब्रास्का में अपने मकान मालिक से कहा था कि वह थोड़े समय के लिए जा रहे हैं, लेकिन 2 हफ्ते में लौटने का इरादा रखते हैं। उस समय कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद उनकी कार टेनेसी में देखी गई थी। वह गाड़ी एक काली होंडा सिविक थी, जिसके पीछे एक खोपड़ी का स्टिकर और आगे रेसिंग स्ट्राइप्स थे, जिससे वह थोड़ी पहचान में आ जाती थी। 1 हफ्ते से भी ज्यादा बाद 11 मार्च को वह कार फिर से मिल्टन फ्लोरिडा में देखी गई। ये आखिरी बार था जब किसी ने पवन से बात की थी। उसने नेपाल में अपने माता पिता को फोन किया और बताया कि वह ठीक है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये अपने परिवार के साथ उनकी नियमित बातचीत थी या नहीं। इसके बाद 5 दिन और बीत गए जब तक किसी को पता चला कि वो लापता है। पुलिस ने लिंकन में पवन के अपार्टमेंट की तलाशी 24 मार्च को ही ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वहां कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला और न ही ऐसा कुछ मिला जिससे लापता व्यक्ति के साथ क्या हुआ था इसका कोई पता चल सके। 3 दिन बाद उसकी कार पेंसाकोला बीच में मिली, जो राज्य के उत्तर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह जगह उस स्थान से सिर्फ लगभग 35 मिनट की ड्राइव पर है जहां 11 मार्च को पवन की कार देखी गई थी। लेकिन ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह कार पेंसाकोला बीच में कितने समय से थी। शुरुआती समाचार रिपोर्टों में कार को लावारिस बताया गया था। कार के मिलने वाली जगह के आसपास के इलाके में, जिसमें पानी भी शामिल था, तलाशी लेने पर कोई सुराग नहीं मिला। कार मिलने के बाद से इस मामले में कोई नई जानकारी नहीं आई है। नेपाल में पवन के परिवार और दोस्तों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है ताकि इस मामले के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके, जिसमें घटनाओं की टाइमलाइन को दिखाने वाले वीडियो भी शामिल हैं। पवन का मामला ऐसा है जिसमें जवाबों से ज्यादा सवाल है। ये पता नहीं है कि वह फ्लोरिडा क्यों जा रहा था और टेनेसी में देखे जाने और फ्लोरिडा में देखे जाने के बीच के 1 हफ्ते में वह कहां था। लेकिन मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है। पवन अपनी गुमशुदगी के समय पेट की सर्जरी से उबर रहे थे। उन्हें दवाइयों की जरूरत हो सकती है। उनकी लंबाई 5 फुट 8 इंच है और वजन 150 पाउंड है। उनके बाल और आंखें दोनों काले हैं। इस मामले में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो वह नेब्रास्का मिसिंग पर्संस क्लियरिंग हाउस से 187-744-156-78 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 7। ओकलैंड के निवासियों ने एमी हिलियार्ड को समुदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य बताया है और कहा है कि वह ऐसी इंसान थी जिनके पास वे मदद की जरूरत पड़ने पर हमेशा जा सकते थे। मार्च में उनके गायब होने के बाद से वे सब एकजुट हो गए हैं ताकि लापता महिला को घर वापस लाया जा सके। एमी फार्ले के कॉफी शॉप्स की सह मालिक है। उन्हें अक्सर कैफे की ओकलैंड शाखा में देखा जा सकता था। वह अपनी खुद की सफल कंसल्टिंग कंपनी भी चलाती थी और स्थानीय बच्चों की
गायन मंडली में स्वयं सेवा भी करती थीं। वह समुदाय में बहुत प्रसिद्ध और प्रिय थी और उनकी अचानक गुमशुदगी सभी के लिए एक झटका थी। एमी 25 मार्च 2026 को रेडनर रोड क्षेत्र में अपने घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार एमी को आखिरी बार लगभग दोपहर 2 बजे देखा गया था। एक पड़ोसी ने उसे एमी के घर से ज्यादा दूर नहीं, अपने कुत्ते को टहलाते हुए देखा था। उसी दिन बाद में एमी के पति यह पूछने आए कि क्या उन्होंने उसे देखा है। अब एमी गायब थी, वो अपना फोन घर पर छोड़ गई थी और कुत्ता भी जाहिर तौर पर वापस घर आ गया था। अगर घर में कोई संकेत थे कि एमी कहाँ गई हो सकती है, तो ये जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की गई थी। लापता व्यक्ति की तलाश तुरंत शुरू हो गई थी। एमी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जिनके कारण पुलिस मानती है कि वह जोखिम में है। उसे जल्द से जल्द ढूंढना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। उन स्वास्थ्य समस्याओं का विवरण गोपनीयता के कारण साझा नहीं किया गया। शुरुआत में खोज उस इलाके पर केंद्रित थी जहां एमी को आखिरी बार देखा गया था। उसे कहीं देखे जाने की कोई भी सूचना या संभावित सीसीटीवी फुटेज के लिए अपील की गई थी, जो जांचकर्ताओं को यह स्पष्ट करने में मदद कर सके कि वह कहां गई थी। लेकिन जांच शुरू होने के कुछ दिनों बाद पुलिस ने अपनी कोशिशें डायमंड पार्क पर फिर से केंद्रित कर दी। यह पार्क उस जगह से लगभग 45 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है जहां एमी को आखिरी बार देखा गया था, और इसमें ऐसे ट्रेल्स हैं जो पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए अच्छे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई आसानी से खो सकता था, और एमी के घर के पास ही अच्छी सैर के रास्ते थे। लेकिन डायमंड पार्क उसके लिए कोई अजीब जगह नहीं थी। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने पार्क के पास से सीसीटीवी फुटेज हासिल की थी, जिससे लगता था कि एमी लगभग 4:30 बजे वहां थी। लेकिन बाद की खबरों में जो गुमशुदा व्यक्ति के मामले पर आई, उस देखे जाने की घटना को प्रमुखता नहीं दी गई और वो फुटेज जनता के लिए जारी नहीं की गई है। बाद में तलाश एमी के घर से आगे बढ़कर स्काईलाइन गेट तक पहुंच गई, जो उसके घर से 5 मील से भी ज्यादा दूर था। इस मामले की ताजा जानकारी में स्वयं सेवकों ने बे एरिया रैपिड ट्रांसपोर्ट स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, इस उम्मीद में कि शायद उसे वहां देखा गया हो। लापता व्यक्ति के मामले को समुदाय से बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है, जिसमें 200 स्वयंसेवक घर घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं कि क्या किसी ने उसे देखा है या कोई कैमरा फुटेज है जो सुराग दे सके। प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की गई है और परिवार ने कहा है कि यह प्रयास उनके लिए ताकत का स्रोत है। एमी का वर्णन किया गया है कि उसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है और वजन 120 पाउंड है। उसके बाल सुनहरे हैं और आंखें हेजल रंग की हैं। उसे आखिरी बार एक छोटी आस्तीन की शर्ट, हल्की जीन्स और सफेद स्नीकर्स जिन पर काले स्ट्राइप्स थे पहने हुए देखा गया था। इस मामले में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो वह ओकलैंड पुलिस मिसिंग पर्संस यूनिट से 5102383641 पर संपर्क करे। एमी के प्रियजनों ने भी एक टिपलाइन शुरू की है, जिससे 5105914857 पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर 6, रायन रड को आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ रात में जश्न मनाते हुए देखा गया था। उन्हें लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने में 2 हफ्ते लग गए और तब से उनका कोई सुराग नहीं मिला है। रायन ब्रिटिश सेना की रॉयल यॉर्कशायर रेजिमेंट में लांस कॉर्पोरल हैं। अपनी गुमशुदगी के समय वह नॉर्थ यॉर्कशायर के कैट्रिक गैरिसन में तैनात थे, जो सेल्बी शहर से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर है। फरवरी के मध्य में रायन की यूनिट का अधिकांश हिस्सा एक प्रशिक्षण अभ्यास पर तैनात था, लेकिन वह रियर पार्टी का हिस्सा थे, यानी रायन गैरिसन में ही रुके हुए थे। 14 फरवरी की शाम को रायन और उनके 2 दोस्तों ने वैलेंटाइन डे मनाने के लिए सेल्बी में रात बिताने का फैसला किया। अब तक उस रात के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन ये पता है कि रायन को आखिरी बार न्यू इन पब में देखा गया था। वहां उन्हें सीसीटीवी में कैद किया गया था, जिन तस्वीरों को पुलिस ने बाद में जनता के लिए जारी किया। तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं लगता। रात के किसी समय रायन अपने दोस्तों से अलग हो गया था। उसे आखिरी बार 15 फरवरी को सुबह 3 बजे से ठीक पहले देखा गया था, जब वह ओल्ड फ्लावर फैक्ट्री नामक इमारत के पास से न्यू मिलगेट की दिशा में चलते हुए जा रहा था। रायन अपनी गुमशुदगी के समय छुट्टी पर नहीं था और उसे अपने साथी सैनिकों द्वारा आखिरी बार देखे जाने के सिर्फ 24 घंटे बाद ड्यूटी पर वापस आना था। लेकिन रायन कभी बैरक वापस नहीं पहुंचा और उसने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया। उसके दोस्तों के अनुसार ये उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं था कि वो बिना छुट्टी लिए स्वेच्छा से चला जाएगा, लेकिन अज्ञात कारणों से चिंता जताए जाने में 2 हफ्ते लग गए। 1 मार्च को सेना के एक वरिष्ठ सदस्य ने पुलिस को रायन की गुमशुदगी की सूचना दी। लापता सैनिक की तलाश तुरंत शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस ने जानकारी के लिए तुरंत अपील की। शुरुआती खोज प्रयासों में सेल्बी में घर घर जाकर पूछताछ की गई, साथ ही उसकी गुमशुदगी की रात की सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई। अब तक पुलिस यह पुष्टि नहीं कर पाई है कि रायन पुराने फूलों की फैक्ट्री के आगे जाने के बाद कहां गया। उसकी गुमशुदगी की रात आखिरी बार देखे जाने से पहले उसकी गतिविधियों की कोई सार्वजनिक समय रेखा भी नहीं है
और ना ही यह जानकारी है कि रयान को आखिरी बार किस हालत में देखा गया था। प्रारंभिक खोज में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था ताकि मुश्किल से पहुंचने वाले इलाकों तक पहुंचा जा सके। पुरानी फूलों की फैक्ट्री रिवर ऊज के ठीक सामने स्थित है। सड़क और नदी के बीच एक दीवार है, जिसका मतलब है कि यहाँ रयान का गलती से पानी में गिर जाना संभव नहीं लगता। लेकिन वह एक पुल की दिशा में जा रहा था जो उसे वापस न्यू मिलगेट ले जाता। रयान के लापता होने के 1 महीने से ज्यादा समय बाद एक अपडेट में पुलिस ने पुष्टि की कि वे इस संभावना पर विचार कर रहे थे कि वह पानी में चला गया हो। उसकी गुमशुदगी एक ऐसा मामला है जिसमें सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। लेकिन जैसे जैसे लोग जानकारी के लिए की गई अपीलों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये संभव है कि इस पहेली के और टुकड़े भी जुड़ जाएं। रयान को लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट करने में हुई शुरुआती देरी की भी सेना द्वारा जांच की जा रही है। रयान अपनी गुमशुदगी के समय 28 साल का था। उनका वर्णन 5 फुट 8 इंच लंबा, पतले शरीर और भूरे बालों वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है। उन्हें आखिरी बार काले टी शर्ट, नीले हुड वाले जैकेट और काली पैंट पहने हुए देखा गया था। रयान के मामले में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो वह 101 नंबर पर पुलिस से संपर्क करें और संदर्भ संख्या 12,26,37,725 बताएं। लापता व्यक्ति को कहीं भी देखने या रयान के वर्तमान स्थान के बारे में कोई भी जानकारी 999 नंबर पर दी जा सकती है। नंबर 5, न्यूजीलैंड के किसान केविन बेलिंग के बिना किसी सुराग के गायब हुए 3 महीने हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है, लेकिन उनके मामले के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। केविन अपनी गुमशुदगी के समय 62 साल के थे और एक डेयरी किसान के रूप में काम करते थे। उनके पास न्यूजीलैंड के दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर कई संपत्तियां हैं। इनमें से एक मोटुरिमू थी, जो एक मुख्य शहर से ज्यादा दूर नहीं स्थित एक कृषि भूमि का क्षेत्र था। यहीं पर केविन को आखिरी बार 9 जनवरी 2026 को देखा गया था। केविन के दोस्तों या परिवार के किसी भी सदस्य को उससे कोई खबर मिले बिना कुछ दिन बीत गए। यह उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था और उन्हें पता था कि कुछ ठीक नहीं है। 18 जनवरी को केविन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई और उसकी गुमशुदगी की जांच शुरू हो गई। केविन की संपत्तियों पर व्यापक खोज शुरू हुई, जिसमें कापुका के सीजर रोड पर भी तलाशी ली गई। चूंकि केविन को आखिरी बार उसकी मोटुरिमू फार्म पर देखा गया था, इसलिए जल्द ही इस इलाके पर ध्यान केंद्रित किया गया। पुलिस ने अधिक जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की और खोज एवं बचाव दलों ने पैदल ही जमीन की तलाशी ली। लापता किसान को हवा से देखने की उम्मीद में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन केविन का कोई सुराग नहीं मिला। जांच के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने जनता से जानकारी के लिए अपील की। वे केविन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। इलाके के स्थानीय लोगों से कहा गया कि वे लापता व्यक्ति या उसके वहां पहले पनाह लिए हुए होने के किसी भी संकेत के लिए खलिहानों और बाहरी इमारतों की तलाशी ले। केविन का कोई सुराग न मिलने के बावजूद तलाश मोटुरिमू इलाके पर ही केंद्रित रही। फरवरी के अंत में पुलिस ने घोषणा की कि वे संपत्ति पर स्थित मलजल तालाबों की तलाशी ले रहे हैं। ये ऐसे तालाब हैं जिनका इस्तेमाल डेयरी फार्मों से निकलने वाले पोषक तत्वों से भरपूर अपशिष्ट को जमा करने के लिए किया जाता है, ताकि जल मार्गों को प्रदूषित होने से रोका जा सके। घोषणा के बाद से इस मामले में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के अनुसार जनता को कुछ संभावित देखे जाने की घटनाओं की सूचना दी गई है। दुर्भाग्यवश जब जांच की गई तो पता चला कि वह लापता व्यक्ति नहीं था। केविन अभी भी न्यूजीलैंड पुलिस वेबसाइट पर एक लापता व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध हैं। अपशिष्ट तालाबों के अलावा स्थानीय क्षेत्र में कुछ अन्य जलमार्ग भी हैं। जिस क्षेत्र में केविन लापता हुए थे, उसके आसपास का अधिकांश इलाका खेती की जमीन है, जिससे ये मामला कई अन्य लापता लोगों के मामलों से काफी अलग बन जाता है। उनके लापता होने के बाद के दिनों में किसी कैमरे में कैद होने की संभावना कम ही थी, और जब तक उनकी संपत्ति पर कोई और नहीं था, तब तक यह संभावना भी कम ही थी कि उन्हें वहां से गुजरने वाला कोई देख पाता। इसके बावजूद यह अभी भी संभव है कि किसी को इस मामले के बारे में जानकारी हो, भले ही उसे इसका एहसास न हो। ये खास तौर पर तब सच है अगर केविन किसी तरह मोटुरिमू संपत्ति से बाहर निकल गए हो। मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति न्यूजीलैंड पुलिस से 105 पर या 105 वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन संपर्क कर सकता है। संदर्भ संख्या 2,60,118/6964 के साथ जानकारी गुमनाम रूप से भी क्राइम स्टॉपर्स के जरिए 800-555-111 पर अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है। नंबर 4, एक बर्फीले तूफान के अगले दिन सुबह मार्क्वेट मिशिगन के एक निवासी पुलिस के पास गए ताकि एक फोन जमा करा सकें जो उन्हें एक रास्ते पर लावारिस मिला था। दिन में बाद में ही किसी को एहसास हुआ कि जिसने फोन गिराया था वो अब लापता है। ट्रेंटन मैसी 21 साल के थे और नॉर्थ मिशिगन यूनिवर्सिटी के छात्र थे। परिवार के अनुसार वो बहुत उदार थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने 21 फरवरी की रात लेक सुपीरियर के किनारे बसे मार्क्वेट के एक बार में अपने दोस्तों के साथ बिताई। जैसा ट्रेंटन अक्सर किया करते थे, उन्होंने अपनी मां को सेल्फी भेजी
जिसमें वह बार में मस्ती करते हुए दिख रहे थे। बाद में उनकी मां ने वे फोटो और संदेश साझा किए जिसमें वह उन्हें सावधान रहने और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। ऐसा माना जाता है कि ट्रेंटन ने अगले दिन सुबह जल्दी बार बंद होने पर वहां से निकल गए थे। उन्होंने अकेले ही अपने ठहरने की जगह वापस पैदल जाने का फैसला किया। मिशिगन के इस हिस्से में सर्दियां काफी कठोर हो सकती है और ट्रेंटन के गायब होने वाली रात खास तौर पर बेहद भीषण थी। एक बर्फीला तूफान आ गया था जिससे रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो शराब के नशे में नहीं थे। एक दोस्त जो उसी रात बाहर गया था, बाद में उसने बताया कि वो भी घर लौटते समय रास्ता भटक गया था। हवा और जमीन पर बर्फ होने से एक जाना पहचाना स्थान भी बिल्कुल अलग दिख सकता है और ट्रेंटन कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचा। बार छोड़ने के लगभग 6 घंटे बाद ट्रेंटन का फोन पुलिस को सौंप दिया गया। यह मार्क्वेट के डाउनटाउन में एक बहुउपयोगी रास्ते पर मिला था। पुलिस ने सबसे पहले एक परिवार के सदस्य से संपर्क किया ताकि उन्हें बता सके कि ट्रेंटन का फोन मिल गया है। उस समय परिवार को भी यह पता नहीं था कि ट्रेंटन लापता है, इसलिए उन्होंने बस यही वादा किया कि वे डिवाइस के बारे में संदेश पहुंचा देंगे। दिन में बाद में ही उन्हें एहसास हुआ कि किसी को नहीं पता कि ट्रेंटन कहाँ है और तब ट्रेंटन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। निगरानी फुटेज में ट्रेंटन को उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाया गया जहां उसका फोन मिला था और यह लगभग 2:50 बजे रात का समय था। 45 मिनट बाद एक और फुटेज में उसे फाउंडर्स लैंडिंग बोर्ड वॉक पर चलते हुए देखा गया। ट्रेंटन बर्फ पर चला गया और कैमरे की नजर से ओझल हो गया। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज में वो भ्रमित या चलने में संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यह कहना असंभव है कि यह हाइपोथर्मिया के कारण था या शराब के प्रभाव के कारण। उनके परिवार के अनुसार वह कोट पहने हुए था, लेकिन फिर भी वह मौसम की स्थिति के हिसाब से तैयार नहीं था और फुटेज में उसके कपड़ों पर बर्फ दिखाई दे रही है। लापता छात्र की प्रारंभिक तलाश फाउंडर्स लैंडिंग बोर्डवॉक क्षेत्र पर केंद्रित थी। कठोर मौसम और कठिन इलाके से निपटने के लिए विशेषज्ञ खोज टीमों को बुलाया गया था। खोज में सोनार यूनिट्स, स्कूबा डाइवर्स, प्रशिक्षित खोजी कुत्ते और ड्रोन शामिल थे। दुर्भाग्यवश इन प्रयासों से कोई नई जानकारी नहीं मिली। आधिकारिक खोज कुछ ही दिनों बाद बंद कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार उन्होंने हर उस जगह तलाश की थी जहां शारीरिक रूप से तलाशना संभव था। मौसम ने खोज को बेहद मुश्किल बना दिया था। खोज क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बर्फ लगातार जमा होती रही। एक समय पर पुलिस को लगा कि उन्होंने बर्फ में एक छेद खोज लिया है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि नए छेद बन रहे हैं और बार बार जम भी रहे हैं। यह पता लगाना असंभव था कि ट्रेंटन कहां पानी में गिरा हो सकता था। स्वयंसेवक लापता व्यक्ति की तलाश जारी रखे हुए है। पुलिस ने सलाह दी कि खोज में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए और बर्फ पर नहीं जाना चाहिए। ट्रेंटन को आखिरी बार जैतूनी हरे और काले रंग का कोट और गहरे रंग की पैंट पहने हुए देखा गया था। जिसके पास भी कोई जानकारी हो वह मार्क्वेट पुलिस से 906-22-80-400 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 3, ब्रिटनी क्रिटिस गराप उस समय परेशान थी जब वो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में चलती गाड़ी से भाग गई। तब से न तो किसी ने उन्हें देखा है न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। ब्रिटनी को आखिरी बार 20 मार्च 2026 को रात 8 बजे के ठीक बाद देखा गया था। परिजनों के अनुसार वह अपने परिवार के एक सदस्य की कार में थी जब वे ऑयस्टर बे के एक रिहायशी इलाके में गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही वे आईवी स्ट्रीट और जॉर्डन एवेन्यू के चौराहे पर पहुंचे, कार एक स्टॉप साइन पर रुक गई। इसके बाद ड्राइवर ने आगे बढ़ना शुरू किया। तभी ब्रिटनी अचानक वाहन से कूद गई और मौके से भाग गई। जैसे ही वह गई, उसने अपना मोबाइल फोन झाड़ियों में फेंक दिया और कुछ ही देर बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके परिवार का कहना है कि ब्रिटनी के लापता होने के समय वह साइकोसिस की स्थिति में हो सकती थी। उसे लगता था कि वह खतरे में है और शायद उसका पीछा किया जा रहा है। इसी वजह से उसने अपना फोन फेंक दिया। दुर्भाग्यवश उस समय उसका पीछा नहीं किया जा रहा था। फोन फेंक देने का मतलब था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसके गायब होने के बाद उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसने वाहन से भागने का फैसला क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इलाके से बरामद सीसीटीवी और डोरबेल कैमरा फुटेज में ब्रिटनी को अकेले दौड़ते या खड़े हुए दिखाया गया है। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसकी तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। उसके गायब होने के कुछ दिन बाद उसके व्यक्तिगत सामान, जिसमें उसका बटुआ भी शामिल था, फ्लोरेंस एवेन्यू के अंत में ऑयस्टर बे हार्बर के किनारे एक रेतीले दलदली इलाके में मिले। यह इलाका उस जगह से सिर्फ 15 मिनट की पैदल दूरी पर था जहां ब्रिटनी को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह सीधे उसी दिशा में भागी थी या उस इलाके की छोटी साइड गलियों में जा रही थी। इस नए सुराग ने खोज के प्रयासों को केंद्रित करने में मदद की, लेकिन परिवार के सदस्यों या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह उस इलाके से बाहर नहीं गई थी। गायब होने के बाद से उसके परिवार ने ब्रिटनी को खोजने के प्रयासों को केंद्रित करने के लिए एक फेसबुक पेज बनाया है। वे चेतावनी देते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति उसे खास तौर पर असुरक्षित बना सकती है। ब्रिटनी अजनबियों से खास तौर पर डर सकती है, लेकिन उनका कहना है कि वह
किसी के लिए भी खतरा नहीं है। पुलिस और ब्रिटनी के परिवार दोनों ने ऑयस्टर इलाके या ऑयस्टर बे और ईस्ट नॉर्विच की सीमा पर रहने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वे न सिर्फ उस रात की जब वह गायब हुई थी, बल्कि उसके बाद की रातों की भी कैमरा फुटेज चेक करें। संभव है कि वह अभी भी उसी इलाके में है और जिस किसी या जिस चीज के बारे में उसे लगता है कि वह उसके पीछे है, उससे छुप रही है। उसके परिवार ने सलाह दी है कि वो ज्यादातर शांत समय में, जैसे सुबह जल्दी या देर शाम को, इधर उधर घूम सकती है और वे निवासियों से अनुरोध करते हैं कि वे शेड, गैराज और डेक के नीचे भी जांच करें और ऐसे स्थानों पर भी जैसे शॉपिंग सेंटर के किनारे, दुकानों के पीछे और लोडिंग डॉक्स पर जांच करें। ब्रिटनी 32 साल की है। उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है और वजन 140 पाउंड है। उसके बाल और आंखें भूरे रंग की हैं। उसे आखिरी बार काले पैंट और फर कॉलर वाली काली जैकेट पहने हुए देखा गया था। इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति क्यू सेंटर टिपलाइन पर 910-232-1687 पर संपर्क कर सकता है या देखे जाने की सूचना सीधे 911 पर दे सकता है। ब्रिटनी के परिवार ने भी खोज अभियान में मदद और ब्रिटनी को घर लाने के लिए पैसे जुटाने के लिए एक GoFundMe पेज बनाया है। नंबर 2, स्टेफनी स्पार्क्स को आखिरी बार फ्रांस में उस कारवा घर में देखा गया था जिसे वो अपने पति केन के साथ रहती थी। जब केन झपकी से जागे तो उन्होंने पाया कि स्टेफनी गायब है और उसने अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ दिए थे कि उसके साथ क्या हुआ। स्टेफनी और केन 2012 में इंग्लैंड से फ्रांस चले गए थे जब उन्हें यह देश बहुत पसंद आ गया था। वे पश्चिमी फ्रांस के एक कैंपिंग साइट पर बस गए थे। ये जोड़ा इलाके में अच्छी तरह जाना जाता था और लोगों को पसंद भी था और जो दूसरे कारवां वाले साइट पर आते थे उनके बीच भी ये काफी लोकप्रिय थे। 70 की उम्र में भी ये जोड़ा सक्रिय बना रहा। वे लंबी सैर पर जाते थे, हर दिन 2 बार 5 किलोमीटर तक ट्रेकिंग करते थे। 2025 के अंत में केन की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे वे दोनों साथ में जितना बाहर घूमने जा सकते थे उसमें कमी आ गई। बाद में उन्हें फेफड़ों के कैंसर का पता चला। स्टीफनी के गायब होने का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था। 29 जनवरी की शुरुआत सुपरमार्केट की एक यात्रा से हुई थी। कैंपसाइट के प्रवेश द्वार की सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वह जोड़ा अपनी कार में वहां से निकला और बाद में किराने का सामान लेकर वापस आया। घर लौटने के बाद केन सोने चले गए। जब वह जागे तो स्टेफनी गायब थी। कुछ और नहीं गायब था, स्टेफनी का फोन और कार्ड वहीं छोड़ दिए गए थे। उनके पास कोई नकद भी नहीं था। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे स्टेफनी अकेले टहलने चली गई होंगी। कोई भी सीसीटीवी फुटेज उन्हें कैंपसाइट छोड़ते हुए नहीं दिखाता, लेकिन वहां एक रास्ता था जो साइट के पीछे जाता था, जिसे कोई कैमरा कवर नहीं करता था। यह वही रास्ता था जिससे स्टेफनी अच्छी तरह वाकिफ थी, जिस पर वो पहले भी अनगिनत बार चल चुकी थी। लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो ये साफ था कि ये कोई सामान्य सैर नहीं थी। पुलिस को उनकी गुमशुदगी की सूचना दी गई और लापता महिला की तलाश शुरू हो गई। सर्च पार्टीज उन संभावित रास्तों पर चली जिन पर स्टेफनी कारवां छोड़ने के बाद जा सकती थी। पुलिस ने रास्ते का पता लगाने में मदद के लिए डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते कोई स्पष्ट गंध नहीं पकड़ सके। स्टेफनी ने उस इलाके में इतना समय बिताया था कि कुत्तों के लिए एक स्पष्ट रास्ता पहचानना नामुमकिन था। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही डाइव टीमों ने इलाके की जल धाराओं में भी खोजबीन की। स्टेफनी के परिवार ने पहले सोचा कि शायद वो रास्ते में गिर गई होगी, लेकिन जब उन्होंने चलकर देखा और उसका कोई सुराग नहीं मिला तो रहस्य और गहरा गया। यह ऐसा इलाका नहीं था जहां कोई फिसलकर रास्ते से गिर जाए, और यह भी संभव नहीं था कि स्टेफनी रास्ता भटक गई हो या भ्रमित हो गई हो जब तक कि उसे कोई चिकित्सकीय आपात स्थिति न आ गई हो। पुलिस ने इस संभावना की भी जांच की कि क्या वह भागने की योजना बना रही थी। उसके परिवार के अनुसार उसका गायब होना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन जब स्टेफनी गायब हुई थी उस समय वो बहुत तनाव में रही होगी। उसके बच्चे और पोते पोतियां थी, लेकिन बाकी परिवार इंग्लैंड में रहता था। वह फ्रांस में अपने बीमार पति के साथ अकेली थी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला कि स्टेफनी पैसे छुपा रही थी या केन को छोड़ने की कोई योजना बना रही थी। अब भी यह संभावना थी कि यह एक अचानक लिया गया फैसला था, लेकिन इसका एकमात्र सबूत यही था कि कोई और सबूत नहीं था। स्थानीय इलाके में व्यापक खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। न तो स्टेफनी और न ही उस समय पहने हुए उसके कपड़े अब तक मिले हैं। उन्हें दुबले पतले शरीर वाली बताया गया है और अपनी गुमशुदगी के समय वह हल्की नीली जैकेट, गहरे रंग की पैंट और काले या स्लेटी रंग के बूट पहने हुई थी। जिसके पास भी कोई जानकारी हो वह स्थानीय पुलिस से 335 555 7536 पर संपर्क कर सकता है। नंबर 1, अनातोली शेवचेंको उन हजारों शरणार्थियों में से एक थे जो 2022 में रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन से कनाडा आए थे। उन्होंने अपने माता पिता और भाई को पीछे छोड़ दिया और कनाडा में अकेले थे। इसका मतलब था कि जब वह जनवरी 2026 में अचानक गायब हो गए तो किसी को यह एहसास होने में देर हो गई कि वह लापता है। अनातोली को आखिरी बार 22 जनवरी को विनिपेग के एक अस्पताल से निकलते हुए देखा गया था। वह 2022 में कनाडा आने के बाद से ही उस इलाके में रह रहे थे और वह अकेले ही यात्रा करके आए थे।
अपने परिवार को यूक्रेन में छोड़कर। उनके सबसे करीबी रिश्तेदार उनकी एक चाची थी जो कैलिफोर्निया चली गई थी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि वह उनसे मिलने के लिए अमेरिका यात्रा नहीं कर सकते थे। विन्नीपेग में बड़ी यूक्रेनी समुदाय ने अनातोली का स्वागत किया जब वह पहली बार वहां पहुंचे, और उन्होंने अपने नए घर में दोस्त बनाए जिनमें से कुछ उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता हुआ लग रहा था। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने को लेकर उत्साहित थे और अपनी अंग्रेजी सुधारने पर काम कर रहे थे। उनकी नौकरी मोटर कोच इंडस्ट्रीज लिमिटेड में थी और वह अपने दोस्तों और परिवार से संपर्क में रहते थे। लेकिन उनकी गुमशुदगी से लगभग 1 साल पहले उनके दोस्तों ने उनके व्यवहार में बदलाव देखना शुरू कर दिया था। सेरही जादोरोजनिया के अनुसार जो पास में ही रहते थे वो धीरे धीरे और ज्यादा अंतर्मुखी हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कुछ हुआ हो। अन्य यूक्रेनी समुदाय के सदस्यों ने बताया कि शरणार्थियों के लिए कनाडा में जीवन के साथ तालमेल बिठाना अक्सर मुश्किल होता था, खासकर भाषा की बाधा के कारण। अनातोली ने यह बदलाव क्यों शुरू किया यह अज्ञात है। शुरू में उनके परिवार को कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। वह अब भी अपनी चाची से नियमित रूप से फोन पर बात करते थे और भविष्य में उनके पास आकर उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। उनकी चाची के अनुसार वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए कोर्स करने की सोच रहे थे। लेकिन फोन कॉल्स बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक बंद हो गई। फिर गायब होने से ठीक पहले उनके कार्यस्थल पर छटनी के कारण अनातोली बेरोजगार हो गए। 22 जनवरी की सुबह अनातोली ने पैनिक अटैक आने के बाद एम्बुलेंस को फोन किया। उन्हें सुबह 10:30 बजे से ठीक पहले विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया और सिर्फ 1 घंटे बाद उन्हें बिना किसी से बात किए छुट्टी दे दी गई। उन्हें आखिरी बार उस अस्पताल से निकलते हुए देखा गया था। शुरुआत में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अनातोली गायब है। उसके मकान मालिक को पता था कि उसे अस्पताल ले जाया गया है और जब वो वापस नहीं आया तो उसने मान लिया कि अनातोली वहीं अस्पताल में रुका हुआ है। जब उसके परिवार ने फोन किया और उसके बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वह अस्पताल में है। लेकिन मार्च की शुरुआत में अस्पताल से एक चिट्ठी आई और तभी उसके प्रियजनों को पता चला कि वो वहां नहीं रुका हुआ था। जैसे ही उन्हें यह पता चला उसकी तलाश शुरू हो गई। उसके गायब होने वाले दिन दोपहर 2:30 बजे तक उसका फोन चालू था। विन्नीपेग में समुदाय उसके लिए खोज अभियान आयोजित करने के लिए एकजुट हो गया और गुड फ्राइडे के दिन एक खोज अभियान आयोजित किया गया जिसमें लगभग 100 लोग शामिल हुए, जिन्हें सेंट विटाल पार्क की व्यवस्थित और विस्तृत खोज के लिए टीमों में बांटा गया, जो अस्पताल और अनातोली के घर के पास स्थित है। अनातोली अपने दस्तावेज, जिसमें उसका पासपोर्ट भी शामिल था, अपने अपार्टमेंट में छोड़ गया था, जो वहां पाए गए। वो साल की सबसे ठंडी रात को गायब हो गया जब तापमान -30 तक पहुंच गया था, लेकिन तेज हवा के कारण ये -43 जैसा महसूस हो रहा था। अगर उसने कहीं शरण नहीं ली होती तो बच पाना बहुत मुश्किल होता, खासकर क्योंकि अनातोली ने मौसम के हिसाब से कपड़े भी नहीं पहने थे। लेकिन इसके बावजूद उसके दोस्तों ने उसे ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अनातोली को सौम्य बताया गया है। उसकी लंबाई 6 फुट 1 इंच है, शरीर पतला है, बाल भूरे हैं और आंखें भी भूरे रंग की हैं। इस मामले में किसी के पास भी जानकारी हो तो वे विनिपेग पुलिस सेवा की मिसिंग पर्सन यूनिट से 2049866250 पर संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम टाई नॉट्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।